हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हमने एस्टेट टीजीटी साइंस में फ़िज़िक्स पोर्शन के लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैं 30 डेज़ में 30 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूँगी। उसमें मैं पहले आपको टॉपिक और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डील करेंगे, चाहे वो पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, और मैंने एस्टेट टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फार्मूला बेस्ड, कंसेप्ट टाइप, किस तरह के। तो टीजीटी साइंस में फिजिक्स से तो लगभग फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हायर लेवल नहीं पूछा जा रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट अप लेवल तक ही तैयार करते हैं कि क्या पता क्या पूछ लिया जाए, है ना। तो उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन। इससे पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियस, इंटरफेरेंस 3 से 4 क्लासें ले ली है। आज हमारी क्लास है डायफ्रैक्शन के बारे में। डायफ्रैक्शन क्या होता है? तो डायफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट बीम्स, जो भी लाइट वेव्स है उनका बैंड होना अराउंड द कॉर्नर्स, जो आपके पास क्या होता है डायफ्रैक्शंस। कि जब भी कोई ऑब्स्टेकल, अगर मैं मान लो ये एक स्लिट लगा रही हूँ, यहाँ से मैं लाइट पास करवा रही हूँ, तो मेरे पास ये जो शार्प बैंड कॉर्नर्स है, यहाँ से जो लाइट पास होगी और इसकी वजह से मेरे पास जो स्क्रीन पे डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो क्या होगा? डायफ्रैक्शन होगा। इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स। वहाँ पे दो कोहेरेंट वेव्स थी जो सुपर इम्पोज होके हमारे पास इंटेंसिटी वेरिएशंस दे रही थी और फ्रिंजेस मिल रही थी हमें, है ना। डायफ्रैक्शन में क्या होगा? हम क्या करेंगे, एक नेसेसरी कंडीशन है कि डायफ्रैक्शन होने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एक नैरो स्लिट होनी चाहिए। नैरो स्लिट होगी तभी आपके पास जो लाइट्स होंगी वो क्या होगी? राउंड द शार्प कॉर्नर्स में वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है ना। डायफ्रैक्शन लाइट का भी हो सकता है और डायफ्रैक्शन आपके पास साउंड का भी हो सकता है ना। हमारे पास जब हम देखते हैं बिल्कुल अंधेरा है किसी रूम में और अगर एक स्मॉल होल है, वहाँ से अगर कोई भी लाइट आ रही है तो वो लाइट का एक पैटर्न मिलता है ना हमें पूरा। तो वो लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है उस होल से। तो वो कैसा फिनोमिना है? डायफ्रैक्शन फिनोमिना है। ठीक है, मतलब एक डार्क रूम में अगर एक लाइट आ रही है तो उस लाइट के कारण जो हमें वहाँ फिनोमिना मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? डायफ्रैक्शन से। ऐसे ही डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स का भी हो सकता है। तभी कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। क्या क्यों होते हैं वो दीवारों के कान? वो इसी वजह से होते हैं कि लाइट और साउंड वेव दोनों क्या कर देती है? डायफ्रैक्ट कर देती है अराउंड द शार्प कॉर्नर्स, है ना। तो हमें आवाज़ सुनाई देती है वो। ठीक है, तो ये है डायफ्रैक्शन आपके पास। डायफ्रैक्शन में मेनली हम दो तरीके के डायफ्रैक्शंस पढ़ते हैं, एक फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और एक पढ़ते हैं फार्नहाउफर डायफ्रैक्शन। फार्नहाउफर डायफ्रैक्शन ये बिल्कुल बेसिक था। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन जो था, इसमें हमारे पास क्या होता था? एक सोर्स आए, वहाँ से लाइट एमिट हुई, कोई भी जो लाइट एमिट हुई कोई भी ऑब्स्टेकल से टकराई और उसके बाद हमें क्या मिला? स्क्रीन पे पैटर्न दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्स्टेकल है और जो स्क्रीन है इनके बीच में क्या होती है? फाइनाइट डिस्टेंस होती है। फ्रेस्नेल में फाइनाइट डिस्टेंस होती है, जबकि फार्नहाउफर में ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। वो क्या होती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। इसमें एक वर्ड आता है वेव फ्रंट। जो भी लाइट आती है हमारे पास फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में, उसका जो वेव फ्रंट होता है ना जनरली वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। जबकि फार्नहाउफर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसका जो वेव फ्रंट होगा हमेशा क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अगर फार्नहाउफर डायफ्रैक्शन है और उसमें जो लाइट आ रही है उनका वेव फ्रंट कैसा होता है? प्लेन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, कैसा होता है? तो उसका जो वेव फ्रंट होता है वो होता है प्लेन। जबकि फ्रेस्नेल जो आपके पास लाइट आ रही है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन है, उसमें जो भी लाइट आ रही है उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन होता है इसमें इंटेंसिटी क्या होती है? किसी एक पॉइंट पे जनरली इंटरफेरेंस की तरह ही होती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमें क्या मिलता था? एक
अपर मैक्सिमा मिनिमा ऐसे मिलते थे, इसी में सेम वही होता है। इसमें कोई भी लेंस हम यूज़ नहीं करते लाइट को फोकस करवाने के लिए, यहाँ पे हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, दोनों को डिफर करते हैं। एक तो ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए, एक ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वेव फ्रंट कैसा होता है जब फर्नहोफर डायफ्रैक्शन होता है, तो वो प्लेन वेव फ्रंट होता है, जबकि फ्रेस्नेल में कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। यहाँ पे लेंस का यूज़ करते हैं और नहीं करते हैं फ्रेस्नेल में, जबकि कन्वेक्स में फर्नहोफर डायफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक केस हम जो जनरली पूछा जाता है फर्नहोफर का, फर्नहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू आ सिंगल स्लिट के कारण क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं, या फिर स्ट्रेट एज, ठीक है। तो हमारे पास अगर मान लूँ मैं, मेरे पास ऐसी एक स्लिट है और यहाँ से मैं एक सोर्स आपका जो लाइट का है वो है, यहाँ से लाइट आई, प्लेन में आएगी ना लाइट, प्लेन वेव फ्रंट में। तो आपकी जो ये लाइट है, मैंने क्या कहा, एक कन्वेक्स लेंस हमें यूज़ करना है फोकस करवाने के लिए। तो जैसे ही ये लाइट यहाँ पे आपके इस कन्वेक्स लेंस से जाएगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, किसी एक पॉइंट पे आपको डायफ्रैक्टेड होती दिखेगी। जिस तरह से, थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन गया है, पर मेन पॉइंट इज़ दैट कि आपके जो भी ये सिंगल स्लिट की वजह से, ये आपकी स्लिट है, ये इसके कॉर्नर्स है, कॉर्नर से ये जो लाइट है ये क्या हो रही है, डायफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और डायफ्रैक्ट हो गया, हमें स्क्रीन पे पैटर्न मिल रहा है, और पैटर्न कुछ इस तरह का मिलेगा कि शुरू में आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर ये आपके पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये आपके पास क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। सिमिलरली इस तरफ भी हमें यही पैटर्न मिलेगा और ये इक्वली डिस्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास होता क्या है, ये जो स्लिट है यहाँ से शार्प कॉर्नर से ये बैंड हो रहा है। अब अगर इस स्लिट के अबो मैं देखती हूँ, मान लेते हैं ये ए बी स्लिट है, तो ए बी पोर्शन पे यहाँ पे कोई भी डायफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ भी कोई डायफ्रैक्शन नहीं है, मतलब बीच में हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा और स्लिट के साइड में हमारे पास कोई भी डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होगा। मतलब ये कॉर्नर से ही क्या करती है, बैंड करती है। यहाँ पे एक कंडीशंस होती है जो हमें याद रखनी है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ए क्या है, इस स्लिट की विड्थ, इस स्लिट की विड्थ कितनी है, ए है, और अगर ये थीटा एंगल क्या कर रही है आपके पास, थीटा एंगल से ये डायफ्रैक्ट हो रही है, तो आपके पास कितनी वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगी तो वो आपको क्या देगी, मिनिमा, वो आपको क्या देगी, मिनिमा। और अगर ए साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो वो आपको क्या देगा, मैक्सिमा। याद करना, इंटरफेरेंस में इसका उल्टा था, इंटरफेरेंस में जब आपको इंटीग्रल मल्टीपल मिलता था तो क्या मिलता था, मैक्सिमा, और मिनिमा कब मिलता था, जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ हमें मिलता था। यहाँ पे ये ए साइन थीटा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। अगर आपका ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल है तो आपको डायफ्रैक्शन मिनिमा मिलेगा। अगर आपका ए साइन थीटा जो पाथ डिफरेंस है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह से, हो सकता है वो आपको थीटा एंगल दे के एन या लैम्डा दे के स्लिट विड्थ के बारे में पूछ ले कि फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, सेकंड मैक्सिमा बन रहा है, तो आप इस कंडीशंस का यूज़ करके स्लिट विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें जो पैटर्न मिलता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है, जिसमें शुरू में एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे चलता है, ठीक है। ये है डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। ऐसे ही हम फर्नहोफर की वजह से डायफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स भी निकाल सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी और भी मतलब हाई आती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है nth स्लिट की वजह से, उसमें एक तो आता है ड्यू टू सिंगल स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी होती है, इसको लिख सकते हैं मैं सिंगल स्लिट, और एक टर्म और आती है साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, वो थोड़ा हायर लेवल हो जाता है, वो नहीं पूछा जाता है, वो पीजीटी के लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन टीजीटी साइंस के लिए वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बना है। ये क्वेश्चंस बने हैं तो इन पे बेस्ड हमने ये डिस्कशन कर लिया है। एक आपके पास आता है एक्सरे डायफ्रैक्शन, XRD आपने पढ़ा होगा,
एक फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। हमारे पास क्या होती है, एक्सरे, स्पेशल एक्सरे लेके हम क्या करते हैं, उसका डायफ्रेक्शन नोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सरे डायफ्रेक्शन फिनोमिना होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। डी क्या होता है, जो एक्सरेज होती है उनकी इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है। थीटा जो लाइट वेवलेंथ आ रही है, जो आपके पास डायफ्रेक्ट हो रही है, उसके बीच का एंगल। और एन लेमडा आपके पास सेम जिस सोर्स को आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो मैक्सिमा है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन नहीं है, ये सीधा ही होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। जबकि अगर हम सिंगल स्लिट की वजह से बात करें तो डायफ्रेक्शन होता है a sin थीटा एन लेमडा, ठीक है। और मैक्सिमा के लिए होता है a sin थीटा 2n+1 लेमडा बाई 2। ज़्यादातर टीजीटी साइंस में इंटरफेरेंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, डायफ्रेक्शन से थोड़े कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो इतने ही टॉपिक्स है डायफ्रेक्शन में, मतलब जिनमें हमारे पास क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। उससे अदर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इसेंशियल कंडीशंस फॉर द फर्नहोफर क्लास डायफ्रेक्शन। की फर्नहोफर क्लास डायफ्रेक्शन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है, कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है मस्ट बी प्लेन, या इंसिडेंट वेव फ्रंट मस्ट बी स्फेरिकल, या बोथ द इंसिडेंट एंड डायफ्रेक्टेड वेव फ्रंट विल बी प्लेन, या ऑल दी अबव। तो हमने पढ़ा था कि जब भी इंसिडेंट जो लाइट का वेव फ्रंट होगा, फर्नहोफर के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन। और अगर वो फ्रेजनल पूछ लेता तो आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए था, सिलेंड्रिकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। तो फर्नहोफर अगर उसने पूछा है तो हो सकता है अगली बार वो फ्रेजनल पूछ ले, तो हमें फ्रेजनल का भी वेव फ्रंट पता होना चाहिए, जो क्या होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये एक बैचलर लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्रेजनल डायफ्रेक्शन में एक जोन प्लेट डिफाइन करते हैं। जोन प्लेट जस्ट लाइक अ कन्वेक्स लेंस होती है, और उसकी जो आपके पास जैसे कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है ना, वैसे ही आपके पास क्या होती है, जोन प्लेट की भी एक फोकल लेंथ होती है। और वो जो फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट शुड बी इक्वल टू focal length of zone plate, that should be equal to rp square by p lambda। p तो कोई इंटीग्रल है और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और r क्या है, उन हाफ पीरियड्स जोन की रेडियस, ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसे हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट सर्कुलर सर्कल्स बना लेते हैं, और उन्हीं सर्कल से क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइट का जो पाथ अगर मैं b मान लूँ, तो फर्स्ट में कितना होगा, b प्लस लेमडा बाई 2। सेकेंड में सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल के लिए क्या होगा, b प्लस लेमडा। हर बार कितना पाथ चेंज हो रहा है, लेमडा बाई 2 का। तो ये होती है एक जोन प्लेट होती है, जो एज अ कन्वेक्स लेंस बिहेव करवाते हैं हम। और इसकी जैसे कन्वेक्स लेंस की तो सिर्फ एक फोकाई होती है, जोनल प्लेट की क्या हो सकती है, मैनी फोकाई हो सकती है। इसकी ये किसके सिमिलर होता है, कन्वेक्स लेंस के। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो मैंने फोकल लेंथ लिखी है, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इसमें है ना, तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शंस करेक्ट है। और ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, जोन प्लेट के आप करेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन पूछ ले, बाकी इस क्वेश्चन के आने के चांस कम है, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल हो गया। टीजीटी के लिए बैचलर लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहे तो मैंने ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो भाई हर बार पूछा गया है, लगभग 6 से 7 बार तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। कौन सा वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है, तो हमें पता है लाइट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव। ये हम मानते हैं पोलराइजेशन में, डायफ्रेक्शन में और इंटरफेरेंस में, लेकिन हम किस में नहीं मानते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। यहाँ पे हम लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर मानते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली होता क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ती है, तो मेटल सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो बाहरी आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव, या इजेक्टेड हो जाते हैं उस मेटल सरफेस से। वो जो इफेक्ट होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, ना कि रिलेटिविटी पे। सिर्फ इस एक इफेक्ट पे ही उन्हें मतलब नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो वेरी मच फेमस हो गए थे इस इफेक्ट के बाद। और इसके बाद ही इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल थ्योरी को, ठीक है। वेव थ्योरी को कौन कौन एक्सप्लेन करता है, पोलराइजेशन, डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया, दो
कोहेरेंट सोर्सेज से जब दो लाइट वेव्स आती है तो वो सुपर इम्पोज करती है और हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। डायफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लाइट आती है वो अराउंड द ऑब्स्टेकल शार्प जो राउंड कॉर्नर्स है वहाँ पे बैंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ बीम या बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है? डायफ्रैक्शन। पोलराइजेशन क्या होता है? ये फिल्टर कर देता है, ये बताता है कि लाइट एक्चुअली किस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। और पोलराइजेशन आपने पढ़ा भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है ना, वो पोलराइज हो जाता है चार्ज, पोलर मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक डायफ्रैक्शन पैटर्न इज यूज्ड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट, कि एक डायफ्रैक्शन पैटर्न को मैंने यूज़ किया है, ऑब्टेन किया है रेड लाइट का यूज़ करके। व्हाट हैपन टू द डायफ्रैक्शन बैंड इफ़ रेड इज़ रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट? अगर मैं रेड को रिप्लेस कर दूँ ब्लू लाइट से तो डायफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें भी मैंने बताया था सिमिलरली हमारे पास क्या होता है? एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा होता है। ऐसा ही पैटर्न हमें इंटरफेरेंस में भी मिला था, और ये पैटर्न हमें डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या सिंगल स्ट्रेट एज की वजह से भी मिला था। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है बीटा इंटरफेरेंस में वो किसके इक्वल थी? लैम्डा डी बाई डी। तो सिमिलरली हमारे पास डायफ्रैक्शन में भी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो किसके इक्वल होगी? बीटा लैम्डा डी बाई डी। तो इसका मतलब ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ब्लू की क्या होती है? एज कम्पेयर टू रेड क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब मैंने वेवलेंथ को क्या कर दिया? कम कर दिया। अगर वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रिंज विड्थ भी ऑब्वियस है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकम नैरोर एंड कंडेंस्ड। तो ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कि अगर आप ब्लू लाइट रेड की जगह यूज़ करते हैं तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी? बिकम नैरोर एंड कंडेंस्ड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक स्लिट विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट। वाइट लाइट से मैंने एक स्लिट विड्थ ए को एल्यूमिनेट किया है। तो फर्स्ट मिनिमम फॉर रेड लाइट इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ स्लिट विड्थ क्या होगी? तो हमें पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ड्यू टू सिंगल स्लिट ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। जब आपके पास फर्स्ट मिनिमा होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन क्या थी? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और इसने मिनिमा बोला है फर्स्ट मिनिमा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और थीटा आपको गिवन है 30 और लैम्डा भी आपको गिवन है, ए आपको फाइंड आउट करना है। ए ही तो बताया था स्लिट विड्थ, तो ये क्या होगा? लैम्डा बाय साइन 30, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6500 एंगस्ट्रॉम। 6500 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर ओवर साइन 30, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे आप करोगे जब इसको 1.3 और कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। जो अभी आंसर बन रहा है आई थिंक ये बनेगा, बाकी आप चेक कर लेना कि कितना आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? वो लाइट्स जो क्या हो? सिंगल वेवलेंथ की हो, जिसकी एक ही वेवलेंथ हो। तो अगर मैं बात करूँ मर्करी लैंप, तो मर्करी लैंप में क्या होता है? वाइट लाइट होती है, और वाइट लाइट क्या होती है? 7 कलर का एक बैंड होती है, तो उसमें 7 कलर की आपके पास क्या होती है? लाइट्स होती है, 7 वेवलेंथ्स की लाइट्स होती है। तो मर्करी जो होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। बल्ब भी नहीं होगा, बल्ब में हमारे पास जो लाइट होती है वो क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। इसके बाद पॉलीक्रोमेटिक होती है, सिमिलरली कैंडल में भी। तो जो लेज़र लाइट होती है वो क्या होती है? हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ की होती है। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगली बार आपसे लेज़र की फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि टीजीटी में तो ये पूछ सकता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेज़र जो लाइट होती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, हाईली कोहेरेंट लाइट होती है। बचपन में आपने एक खिलौना यूज़ किया होगा जिस पे आप रेड लाइट ऐसे ऐसे दीवारों पे हम डालते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल पॉइंट आपको दिखता होगा। तो वो जो लाइट होती है बिल्कुल इंटेंस लाइट होती है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्शनलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और मोनोक्रोमेटिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और कोहेरेंट भी होती है ये, ठीक है। इनका फेस डिफरेंस भी क्या होता है? कोहेरेंट होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लेज़र लाइट की बता दी है। हो सकता है वो जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें पूछ ली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक वेव फ्रंट है लाइट वेव का जो ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, और वेव फ्रंट किससे लिखा है? x + y + z = c इक्वेशन से। तो इसने पूछा है कि क्या एंगल मेड
बाय द डायफ्रेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये इसने ये पूछा है। तो हमें पता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी, एक इक्वेशन ऑफ लाइट ये है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी, है ना, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसको जब हम फॉलो करेंगे तो एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज। और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एंगल की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, जो किसके इक्वल होगा, जिसके अक्रॉस हमें निकालना है। तो कंपेयर किया तो एल की वैल्यू भी क्या है 1, एम की वैल्यू भी क्या है 1 और एन की वैल्यू भी 1 है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज एक्स के अलोंग पूछा है तो एल बाय रूट ऑफ एल स्क्वेयर, डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं हम फॉर डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बनाने के लिए कॉस थीटा। अगर मुझे वाई के अकॉर्डिंग निकालना होता तो वाई में मैं क्या करती, एम ऊपर लिख देती, नीचे क्या करती, अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। सिमिलरली अगर जेड के एक्सिस के अलोंग पूछता तो वो क्या होता, कॉस थीटा इज इक्वल टू एन बाय रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो, एल की वैल्यू 1 है, एल 1 का स्क्वायर प्लस एम 1 का स्क्वायर प्लस एन 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पे आपके पास एंगल क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 एक्स एक्सिस के लो। अगर ये वाई के पूछता तो भी सेम एंगल होता है, जेड के पूछता तो भी सेम एंगल होता। तो ऐसी इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन कोसाइन की जो रेशियो होती है उनसे कंपेयर करके वैल्यूज निकाल के फिर हमें क्या निकालना होता है, डायरेक्शन रेशियोज को निकालना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर न्यूरली। जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि जो वेव फ्रंट है लाइट का वो क्या होगा, जब आपके पास क्या हो, एक अननोन शेप की लाइट बहुत दूर के एक सोर्स से आ रही होगी, तो वो जो उसका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, तो वो उसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेन होगा, क्योंकि आप जज ही नहीं कर पाओगे कि कितनी दूर से वो लाइट आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस सोर्स बोला है ना, और अननोन शेप भी हमें नहीं पता है कैसे होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है, आपने ट्यूब लाइट्स घरों में देखी होगी, उसकी जो लाइट होती है वो ऐसी ट्यूब लाइट्स है, तो उसकी जो लाइट होती है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की होती है। अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब में जो लाइट होती है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की होती है ना, वो कैसी लाइट होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट की होती है। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब थोड़ा सा दूर आपका सोर्स रखा जाता है और वहाँ से जब लाइट किसी भी सोर्स पे गिर रही होती है, किसी भी चीज़ को जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उस शेप जो वेव फ्रंट होता है लाइट का उसको प्लेन वेव फ्रंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स होते हैं। वेव फ्रंट का मतलब होता है लोकस ऑफ द पॉइंट्स, एक घेरा सारे पॉइंट्स का, लाइट वेव्स का हम कह सकते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, टू कोहेरेंट सोर्स नहीं, ये तो इंटरफेरेंस की है। इंटरफेरेंस में हमने ये देखा था ना कि अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या थी, कोहेरेंट सोर्स। अ नैरो स्लिट, यस। फॉर डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कैसी स्लिट होनी चाहिए, नैरो, तभी आपके पास जो लाइट होगी वो उसके कॉर्नर से क्या होगी, बैंड। एक स्क्रीन वाइट लाइट, ये इसेंशियल कंडीशंस नहीं है लेकिन होनी चाहिए, स्क्रीन होगी तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि कैसा आपके पास क्या मिला है, डायफ्रैक्शन पैटर्न मिला है, कैसे वाइट लाइट्स मिली है। ठीक है, तो ये था आपके पास डायफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और डायफ्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स जो जनरली टीजीटी साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं। अपने पॉजिटिव कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके ये कमेंट्स होते हैं ये पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं और मेहनत करने का मन करता है कि बच्चे, इतने बच्चों का ट्रस्ट है तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हम तैयार करें, और भी अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट टीजीटी साइंस में जनरली। इसमें मैंने हार्ड से हार्ड लेवल भी लिया है, बैचलर तक के क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, और लोवेस्ट इजी लेवल भी लिया है कि डायरेक्ट अगर आपको थ्योरी पता है तो क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, इसमें मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी ले रही हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ले रही हूँ। इतना तो मुझे मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ इस पर इतना भरोसा है कि अगर सिर्फ आप ये 30 टॉपिक्स जैसे मैंने करवाए हैं वैसे अगर आप तैयार भी कर जाओगे ना, तो भी फिजिक्स पोर्शन से तो आप 100% सारे मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे। ठीक है, तो मेरा आपको ये सेशन कैसा लगा इस पर पॉजिटिव कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।